इमरान खान को पहले अपनी जमात में मुनाफिकीन में से एक एक को शिनाख्त करके उनकी मस्जिद ज़रार गिराना होगी। अपनी सफ़ों से अय्यारों और मक्कारों को निकालना होगा। गद्दारों और बेवफाओं के ग्रोह बेनकाब करना होंगे। पीठ में छुरा घोंपने वालों का पार्टी से इखराज करना होगा। बेवफाई का चौपट दरवाजा बंद करना होगा। दो कश्तियों के सवारों को दरिया बुर्द करना होगा। नई सफबंदी करनी होगी। नई क़यादत सामने लानी होगी। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल्लाह खान। ख्वातीन व हज़रात, मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात पर 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो शब खून मारने जा रही है, ये वारदात 100% कामयाब होगी, क्योंकि जमहूरियत के कत्ल के इस मंसूबे के तमाम लवाजमात पूरे थे। इसकी मनसूबाबंदी कमाल थी। इस शातिराना चाल के सारे प्यादे पूरी अयारी और मक्कारी के साथ इस्तेमाल किए गए। एक एक दिन और एक एक लम्हे की पूरी तैयारी की गई थी और तरमीम की मंजूरी का 100% बंदोबस्त कर लिया गया था। इसमें एस्टैब्लिशमेंट, काजी फ़ायज़ ईसा, हुकूमत के तमाम इत्तेहादी, पीटीआई के बागी और मुनाफिकीन, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और आलमी वारदातिये सब ऑन बोर्ड थे। हमारे बहुत से दोस्त व्लॉगर्स आखिरी सांस तक इस गलत फहमी में रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हो सकेंगे, लेकिन मुझे पहले दिन से ये मालूम था कि बंदोबस्त करने वालों ने एक से ज़्यादा ऑप्शंस महफूज रखे हुए थे। हुक्मरान इत्तेहाद के अपने कुल 3, मौलाना फजल रहमान के 12 और मैंगल के 3 अरकान, कुल मिलाकर 18 लोग थे, जिनके बारे में वाज़ेह नहीं था कि ये वोट डालेंगे या नहीं। लिहाजा इसका बंदोबस्त पीटीआई के मुनहरिफ फराकीन के ज़रिए किया गया था और ये दूसरी सफ़ पसे पर्दा तैयार थी। इनमें से 2-3 लोगों के वोट इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी और बाकी स्टैंड बाई रहे। कम लोग जानते हैं कि एक तीसरी सफ़ भी तैयार थी, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी गई। नंबर गेम के इस हैजान खेज और जज्बात के माहौल में मैंने खामोश रहना बेहतर समझा, क्योंकि अफरा तफरी के इस मेले में अक्ल और दलील की बात लोग कम ही सुनते हैं और तस्लीम करते हैं। मुझे इस साजिश की कामयाबी का 99% यकीन तो पहले से था, लेकिन 100% यकीन उस रोज़ हो गया था जब अली अमीन गंडापुर डी चौक के फैसला कुन मार्के में मुजाहिरीन को यकलख्त छोड़कर वापस चले गए थे। अब ये जो सियासी मंजर तश्कील पा रहा है, इसका खुलासा ये है कि इस सारी तवील जंग में अब बज़ाहिर यानी अपेरेंटली कुछ लूज़र्स हैं और कुछ विनर्स। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, इत्तेहादी, मौलाना, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और मीडिया विनर्स हैं। इमरान खान, काजी फ़ायज़ ईसा, मंसूर अली शाह और पाकिस्तान के आवाम अपेरेंटली, जैसे मैंने कहा, ज़ाहिरी तौर पे लूज़र्स हैं। काजी फ़ायज़ ईसा इसलिए लूज़र हैं कि इस गुनाह बेलज़्ज़त में अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं आया, यानी ना उन्हें एक्सटेंशन मिली, ना आईनी कोर्ट बनी, ना वो उसके सरबराह मुकर्रर हुए। लेकिन इसका 100% इम्कान मौजूद है कि उन्हें किसी और तरीके से बहरहाल नवाजा जाएगा, जिसकी कोई सूरत मनसूबा साजों के जहन के किसी तारीख होने में ज़रूर तश्कील पा रही होगी। अब पीटीआई के 3 लीडर्स अगर इस पार्लिमानी में कमेटी में शामिल होते जो चीफ जस्टिस के नाम का फैसला करती है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आईनी तरमीम को कानूनी मान लिया है। ज़ाहिर है पार्टी ये वाज़ेह कर चुकी है कि इस कमेटी में पीटीआई के ये 3 अरकान नहीं जाएंगे। अगर पीटीआई अब तहरीक चलाती है तो फिर ये इस बड़े शबखून के बाज़ महज खून के दाग धब्बे धोने की कोशिश होगी, इसलिए कि असल जंग का आखिरी और फैसला कुन मार्का यानी डी चौक का एहतजाज अधूरा छोड़कर ये जंग पहले ही हारी जा चुकी है। अब ये लड़ाई के बाद चलाया जाने वाला वो मुक्का होगा जिसका हम आजकल बहुत ज़ोर शोर से तस्करा सुन रहे हैं। हो सकता है अभी ये बात समझना कदरे मुश्किल हो, लेकिन मैं समझाए देता हूँ कि इस रोज़ हज़ारों आवाम डी चौक पर कब्ज़ा बरकरार रखते, तो अगली सुबह मज़ीद लाखों लोग उन्हें ज्वाइन करते, जो उन्हें खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, पनाह दे रहे थे, घरों में जाए नमाज़ों पर बैठे उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। और याद रखें कि ये लोग सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं थे, दूसरे शहरों में भी निकल आए थे।
5 और 6 अक्टूबर को अगर पीटीआई की क़यादत साजिश न करती, पसपाई इख्तियार न करती, तो पुलिस और रेंजर्स और खुफिया एजेंसियाँ थक कर बेदम हो चुकी थीं। जो ब्रीथिंग स्पेस अली अमीन गंडापुर ने रियासती ताकतों को फराहम की, उससे मायूस कारकुनों की बड़ी तादाद रात के अंधेरे में वापस जा चुकी थी। जो 5000 मौजूद थे वो गिरफ्तार कर लिए गए और खेल ख़त्म कर दिया गया। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान इस पर खामोशी इख्तियार करें और कई रोज़ के वक्फे के बाद अपने साथ होने वाली मुलाकात में पीटीआई लीडर्स के सामने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार भी ना करें। कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे छुपाया गया और गलत तासुर दिया गया कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार किया था। वही अली अमीन गंडापुर जो पीटीआई के अराकीन पार्लियामेंट को केपीके में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ज़िम्मेदार थे, ऐन तरमीम से 5 रोज़ कबल अगर अपने गाँव चले जाएं और यह कहकर लंबी तान कर सो जाएं कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए और न ही उन्हें कोई कॉल फॉरवर्ड की जाए। हो सकता है कि आप इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन मेरे नज़दीक इमरान खान की सबसे बड़ी जंग इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और उसके इत्तेहादियों से नहीं है, अपने लीडरों से है। उनकी रियासत मदीना का सबसे बड़ा चैलेंज उस मस्जिद ज़रार को गिराना है, जहां मुनाफिकीन के कई गिरोह बेवफाई, धोखे और पीठ में छुरा घोंपने के लिए अपनी मकरूह सियासत के जाल बुन रहे हैं। मुझे मौलाना फजल रहमान की सियासत पर कभी भी एक टके का एतबार नहीं रहा। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने 1996 में उनके खिलाफ डीजल स्कैंडल की मशहूर स्टोरी की थी और इस स्टोरी के बाद ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर अखबारात का पलंदा लहरा कर उन्हें मौलाना डीजल का खिताब दिया था। अगर आप इसकी तफसीलात जानने में दिलचस्पी रखते हो तो नीचे मेरे ब्लॉग के अंदर जो है वो इसके कमेंट्स में एक लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। मौलाना ने 1980 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद 5 साल पार्टी पर कब्जे की कोशिश की, बल्कि एक जंग लड़ी और मौलाना समीउल हक को अलग धड़ा बनाना पड़ा और 1985 में मौलाना फजल रहमान ने बिलाखिर पार्टी पर मुकम्मल कब्जा हासिल करने के बाद इक़्तिदार के दस्तरखान पर मुंह मारने का एक सिलसिला शुरू किया। दाएं बाजू के मजहबी ख्यालात रखने के बावजूद उन्होंने अपने असलाफ की तरह सेकुलर कुव्वतों के साथ गठजोड़ किया। जैसे तकसीम से पहले देवबंद मोहम्मद अली जिन्नाह के बजाय कांग्रेस के साथ खड़ा था और डट कर पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा था, इसी तरह मौलाना ने बेनज़ीर भुट्टो की ARD के साथ चलने का फैसला किया। वो उनके साथ शरीक इक़्तिदार रहे और पूरी ज़िंदगी कभी भी भुट्टो ख़ानदान से बेवफाई नहीं की। अलबत्ता 2002 में MMA के ज़रिए जमात इस्लामी से उसकी सियासी तारीख़ की सबसे बड़ी गलती कराई, फिर से इक़्तिदार हासिल किया, मुशर्रफ के मार्शला को दवाम बख्शा और मुशर्रफ के जाते ही दोबारा आसिफ अली जरदारी के साथ इक़्तिदार में 2008 में शरीक हुए। 2014 से 2018 तक नवाज शरीफ के साथ मिलकर मफादात समेटते रहे। फिर इमरान खान के हाथों KPK में अपने वोट बैंक से महरूमी के बाद किसी तरह उनके खिलाफ पहले धरने दिए और फिर GHQ से अपने साथ होने वाले धोखे के बाद अदम एतमाद की तहरीक में पेश रहे। ज़रा मुलाहिजा कीजिए और ये वीडियो देखिए कि तब उन्होंने क्या कहा था। हमारी नस्ल तो यहूदियों के घर पल रही है, नहूसत की अलामत है। गली कूचे का लुच्चा लफंगा बदबूदार और ताफुन किरदार रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो रियासत मदीना, तुम्हें खातमुन नबीयीन का लफ्ज कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो। बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई। अदम एतमाद कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और धमकियां मत दो कि अगर नाकाम हो गए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने कोई चूड़े नहीं पहने हुई। इक़्तिदार के इस गंदे खेल में मौलाना ने 2024 में अपने कद काठ में बदतरीन कमी और PDM की तरफ से मुकम्मल नज़रअंदाज किए जाने के बाद पंतेरा बदला और इसी अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ बोलना शुरू किया कि उनसे ये काम जनरल बाजवा ने कराया था। अब वो इमरान खान जैसे यहूदी एजेंट पर एक और तरीके से शबखून मारना चाहते थे और 26वीं आईनी तरमीम में PTI को इस्तेमाल करके दोबारा से अपने कद काठ में इसी तरह इजाफा किया कि PDM को झुकाकर घुटनों पे नहीं अपने सामने सजदे में ले आए। जब नवाज शरीफ उनसे 3 मरतबा, शहबाज शरीफ 2 मरतबा, बिलावल भुट्टो 17 मरतबा
और आसिफ अली जरदारी एक मरतबा उल्टियाँ करते हुए उनके आस्थाने पर हाजिर हुए तो मौलाना के दिल की मुराद भी पूरी हुई। अब वो फतह के नशे से सरशार हैं। मौलाना इक़्तिदार के दस्तरखान से कभी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफसोस के मुनाफकत उनके अपने हल्के असर यानी देवबंद पर तो आश्कार हो गई है, और वो मिन्नत समादत करके जब काबल गए थे तो तालिबान के अमीर यानी अमीर उल मोमिनीन ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उनके बदतरीन सियासी हरीफ इमरान खान ने उन्हें कबूल कर लिया। काश के इमरान खान सियासी चालबाजियां समझ सकते और बजाय इसके कि मौलाना उनकी जमात को इस्तेमाल करते, वो मौलाना को इस्तेमाल कर सकते। बहरहाल इस सरी धोखेबाजी के बावजूद दलाइल के अंबार लगाए जा रहे हैं कि मौलाना ने सांप के मुंह से जहर निकाल दिया है। कोई इस पर बात नहीं करता कि ये सांप नहीं अजदहा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के पर काटे जा चुके हैं। काजी फाइज ईसा रहे न रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नया चीफ जस्टिस इस तरमीम के बाद अपना मकाम और हैसियत खो चुका है। हुकूमत के लिए जजेस चैलेंज नहीं रहे। उनकी किस्मत के फैसले अब करप्ट सियासतदान करेंगे जो उन्हें अपनी मर्जी के चीफ बना कर देंगे। हस्ब ख्वाहिश जज प्रोमोट करके ऊपर की अदालतों में लाएंगे और अपनी मंशा के बेंच तश्कील देंगे और फिर सत्ते खैरां। दूसरी तरफ नुकसानात का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मेरे नज़दीक अब इमरान खान के केसेस में उनको अदलिया की तरफ से जो मामूली रिलीफ मिल जाया करता था, अब वो सूरत हाल बदल जाएगी। वो कैद तन्हाई में ज़्यादा मुश्किलात देखेंगे। अपने वकला के ज़रिए वो पैगामात जारी करते तो कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट पर सारी कौम की नज़रें हैं और वो उनकी आखिरी उम्मीद हैं। क्या ये आखिरी उम्मीद आपको ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही? अगर मकारी और अय्यारी की मज़ीद मंजिलें तय कर ली गईं तो फिर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाकर वकला तहरीक के गुब्बारे से हवा भी निकाल दी जाएगी। ऐसा न किया गया तो ज़ाहिर है इसका इम्कान मौजूद है कि मंसूर अली शाह अक्सरियती जजों के साथ मिलकर 26वीं आईनी तरमीम को कलदम करार दे दें। अगर उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया तो तब भी वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में उनके तकर्रर के लिए इख्तियार किया गया कानूनी तरीक़ेकार भी तो चैलेंज हो सकता है, या इस पर सवाल तो उठ सकता है कि मेरिट पे सर फहरिस्त होने के बावजूद उनकी तकर्री तो बहरहाल आईनी तरमीम के बाद तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक हुई है। ज़ाहिर है मंसूर अली शाह ने अभी तक खुलकर पूरे निज़ाम से कोई बड़ी बगावत नहीं की, सिवाय इसके कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की मखसूस नशिस्तें देने पर इसरार किया। अब वो इनकलाबी बनते हैं या नहीं, इसकी कामयाबी का 100% इंसार वकला की तहरीक पर होगा, और ऐसी तहरीक की क़यादत हामिद खान करेंगे तो फिर ये अली अमीन गंडापुर का डी चौक वाला कब्रिस्तान ही बनेगा। आखिरी मरतबा जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए तमाम वकला इकट्ठे हुए थे तो उसके पीछे खुफिया एजेंसियों के किरदार पर उंगली उठी थी, और बाद में ये राज जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद फाश कर दिया था कि जनरल कियानी पसे पर्दा इस तहरीक के रूह रवां थे। अब आप खुद सोचें कि अमेरिका के चहेते जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोई तहरीक वाशिंगटन की मर्जी के बगैर हो सकती थी? अब अगर वो कला तहरीक शुरू करते हैं तो ना उसके पीछे आर्मी चीफ होंगे ना अमेरिका, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद मैदान जंग में इस्टेब्लिशमेंट के अपने उतारे हुए घोड़े हैं, और फिलहाल अमेरिका की बाइडेन इंतज़ामिया इमरान खान उन्हें सूट नहीं करता। बाद में अगर ट्रंप सदर बने तो फिर शायद अमेरिकी इंतज़ामिया मुंह का जायका बदलने के लिए पॉलिसी तब्दील करे, तो ये और बात है। फिलहाल और बादी नज़र में इस तरमीम के बाद मंसूर अली शाह सियासी केस सुना करेंगे। न तो लाइव कवरेज होगी, न सुबह शाम ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी, न सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 की रौनकें वापस लौट सकेंगी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के विलागर 2 सहाफ़ी इन केसों पर बात कर सकेंगे। वो तमाम टीवी कैमरे वहाँ से हटा दिए जाएंगे जो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से सुबह 9 से शाम 7 बजे वहाँ रिपोर्टरों के साथ बिला नियाक़ा फिक्स होते थे। मिर्च मसाला ख़त्म होने के बाद ये फीका सालन कोई नहीं खाएगा। हम नुकसानात के जिस पेंडोरा बॉक्स की बात कर रहे हैं उसमें दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अब पीटीआई में इमरान खान को गैर मौसर करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील देने की तैयारी है। अगर ऐसा न भी हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और उनके ख़ानदान को मशकूक बनाकर
एतमाद का रिश्ता ख़त्म कर दिया जाएगा। ये ख़ानदान कभी शक के दायरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसी कबील के कई लोग अब सारी ज़िंदगी पीटीआई के कारकुनों को अपनी सफाइयाँ देते रहेंगे। साफ कहूँगा तो इमरान खान की बड़ी बहन नौरीन नियाज़ी ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अब उन्हें पीटीआई में किसी एक भी शख्स पे एतबार नहीं रहा। जब इमरान खान के ख़ानदान से किसी सियासी लीडर पर एतमाद ख़त्म हो जाए तो नीचे कारकुन कैसे किसी लीडर पर एतमाद करेंगे। बदएतमादी और शक का बहरान तबाही लाएगा। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि इमरान खान खुद से नई क़यादत का इंतखाब करें। और यार लोगों ने इसका भी बंदोबस्त कर रखा है कि ना तो कैदी से मुलाकात हो ना उसकी नौबत आए। इस कहानी का सारा खुलासा अब यह है कि 1% अशराफिया के खिलाफ इमरान खान की 99% अवाम के साथ मिलकर लड़े जाने वाली लड़ाई अब एक अजीब मोड़ पर आ गई है। एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि फ़ैसला अब अदल या सियासत के ऐवानों में नहीं सड़कों पर होना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इमरान खान को पहले अपनी जमात में मुनाफिकीन में से एक एक को शिनाख्त करके उनकी मस्जिद ज़रार गिराना होगी। अपनी सफ़ों से अय्यारों और मक्कारों को निकालना होगा। गद्दारों और बेवफाओं के गिरोह बेनकाब करना होंगे। पीठ में छुरा घोंपने वालों का पार्टी से इखराज करना होगा। बेवफाई का चौपट दरवाज़ा बंद करना होगा। 2 कश्तियों के सवारों को दरिया बुर्द करना होगा। नई सफ़बंदी करनी होगी। नई क़यादत सामने लानी होगी। मुखलिस नज़रियाती और वफाशार कारकुनों को रहनुमा करना होगा। कारकुनों का एतमाद बहाल करना होगा। इसके बाद कोई तहरीक जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन हो सकेगी। क्योंकि आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है। इब्तला और आजमाइश का सफ़र तो अभी शुरू हुआ है, कहानी तमाम नहीं हुई, अभी तो इसका इब्तदाइया लिखा जा रहा है। यही अज़ल से फितरत का असूल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह का सफ़र इतना आसान नहीं है। ज़मीं के खुदाओं से जंग है। जान हथेली पे रखे बगैर कैसे कामयाब होगी। इस सफ़र में अभी करबला का मकाम ही कहाँ आया है। हौसले बुलंद रखो, अज़्म जवां रखो, हिम्मत बांध लो, कमर कस लो। शिकस्त उनका मुकद्दर है जो दहाइयों से खुदा की मखलूक पर सितम करते आए हैं। वकील तुम्हारे साथ हैं, तलबा तुम्हारे हमरकाब हैं, मजदूर किसान तैयार बैठे हैं, बस तबले जंग बजने वाला है। इमरान खान जैसा शख्स तुम्हारा लीडर है और मंजिल वो सामने नज़र आ रही है। बस एक ज़रा सब्र के जब्र के दिन थोड़े हैं।